हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हमने जो है इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम पहला जो इसका खंड है हिमालय की उत्पत्ति पे बात करेंगे। और आज जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है, वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हिमालय की उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर। हिमालय की उत्पत्ति यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। हिमालय क्या है? हिमालय एक वलित पर्वत है। तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन पे हम पहले बात कर लें। संबंधित सिद्धांत अलग अलग समय में अनेक जो है वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोल के जो वैज्ञानिक हैं, भूगोल वेत्ताओं के द्वारा, उनके द्वारा वलित पर्वत जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो उनकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो है वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कोबर का भूसन्नत सिद्धांत। भूसन्नत का मतलब होता है जियोसिंक्लाइन सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। तो एक ये सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो है होम्स के द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था, होम्स का संवाहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट तरंग सिद्धांत। ये आपको मैचिंग के लिए दिए जा सकते हैं कि एक तरफ सिद्धांत का नाम और एक तरफ जो है वैज्ञानिक का नाम दिया जाएगा। जैसे एक तरफ संवाहन तरंग लिखा होगा, एक तरफ आपको मिलाना होगा, मैचिंग करना होगा, या डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला जो है जेफ्रीज। जेफ्रीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत, तापीय संकुचन का सिद्धांत। और जो अगला नंबर है वो है जॉली, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। और आधुनिक जो 5th नंबर पे है वो है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस प्रकार से ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। देखिए, वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन, यानी जो चट्टानें हैं वो इस तरह से फोल्ड हो गई हों। इस तरह से फोल्ड होने से जो पर्वत बनते हैं उनको वलित पर्वत कहा जाता है, और हिमालय भी उसी में से आता है। तो ये सभी सिद्धांत वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं, और हिमालय की व्याख्या को भी इनमें समझाया गया है कि किस प्रकार से हिमालय उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर हम सभी का अध्ययन नहीं करेंगे, हम एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे जो बहुत प्रासंगिक है, और उसके बाद जो सबसे मान्य आधुनिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर ने किस प्रकार से बताया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो आप इसे नोट कर लें और हम कोबर की भूसन्नति सिद्धांत पे बात करते हैं। कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा कि भूसन्नतियां जो होती हैं वो पर्वतों के पालना है, यानी उन्हीं के अंदर जो है वलित पर्वतों का उत्पन्न होना घटित हुआ है। तो हमारी हेडिंग रहेगी कोबर का भूसन्नत सिद्धांत। भूसन्नत सिद्धांत जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप अगर शॉर्टकट में बिंदुवार नोट कर लेंगे तो पूरा आप आंसर इसका राइट कर सकेंगे, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे। जर्मन वैज्ञानिक, पहला पॉइंट यही लिखेंगे, जर्मन वैज्ञानिक
जर्मन वैज्ञानिक कोबर के अनुसार वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो हुई है वो भूसन्नतियों में हुई है। वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है। कोबर का मानना था कि जो वलित पर्वत हैं वो सब भूसन्नति में उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए जो है कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने भूसन्नति, भू अभिन्नत भी आपको लिखा मिलेगा कहीं, दोनों चीजें एक ही हैं, भूसन्नत या भू अभिन्नत एक ही बात है। जियोसिंक्लाइन इसको कहते हैं इंग्लिश में। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है, यानी इसी में पर्वत जो है वो डेवलप हुए, पर्वतों का पालना कहा है। दो चीजें ये हो गई। तीसरी बात जो है भूसन्नति के विषय में जो सबसे पहले बताया था वो हाल योम डाना ने बताया था, तो ये भी आप यहां पर लिख लें, भूसन्नति। यानी जियोसिंक्लाइन क्या होती, वो कोबर का विचार नहीं था। कोबर ने सिर्फ भूसन्नति में वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की है। जो भूसन्नति है उसके विषय में हाल योम डाना ने सबसे पहले बताया था। भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हाल एवं डाना, दो वैज्ञानिक हैं ये, हाल एवं डाना के द्वारा दिया गया। देखिए इसको आप इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि जब आप कोबर का भूसन्नति से कोबर का नाम आप बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ देखेंगे तो कभी आप क्वेश्चन में ये आपको भ्रम हो सकता है कि भूसन्नति का जो विचारधारा है वो कोबर ने दी थी। भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हाल योम डाना के द्वारा दिया गया था। कोबर ने ये दिया था विचार कि भूसन्नति के अंदर जो है वो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो कोबर ने जो है हिमालय की व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भूसन्नति क्या है। बार बार आप भूसन्नति यहाँ पर पढ़ेंगे तो भूसन्नति होती क्या है उसको आप समझ लीजिए। जो हाल एवं डाना के अनुसार भूसन्नति का विचार है उसके अनुसार भूसन्नति ये है, भूसन्नति एक छिछला यानी उथला जिसमें गहराई कम हो, छिछला, सकरा और लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है, या सागरीय आप कह सकते हैं, सागर क्षेत्र है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसमें आसपास की भूमि से अवसाद आकर जमा होते हैं। अवसाद, सेडिमेंट्स, अवसाद आकर नदियों द्वारा लाए जाएंगे, जमा होते रहते हैं, तो ये है भूसन्नति। सबसे पहले आप भूसन्नति को ही समझ लीजिए। ये कोई जमीन क्षेत्र है यानी भूखंड है और इधर कोई भूखंड है, इसके बीच में उन्होंने कहा कि एक छिछला सागर है, एक छिछला जल क्षेत्र है जो बहुत गहरा नहीं है, और ये क्या है, भूखंड है। इसके दोनों तरफ भूखंड होंगे, चारों तरफ भूखंड हो सकते, तीन तरफ हो सकते हैं भूखंड। तो ये भूखंड है और बीच में एक छिछला सागर है, और यही क्या है, यही भूसन्नति है, यही भूसन्नति है। और इस भूसन्नति में दोनों तरफ से नदियां इसमें जो है अवसाद ला करके जमा करती हैं। ये क्या है, नदियां हैं, इसमें नदियां अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट्स। नदी जो है इस चट्टान को काट काट करके अवसाद ला करके इसी भूसन्नति में जमा करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है भूसन्नति क्या है,
तो भूसन्नति एक छिछला सकरा, बहुत बड़ा नहीं कि पूरा हिंद महासागर भूसन्नति है, एक छिछला सकरा और लंबाई में फैला विस्तृत एक जलीय सागरीय क्षेत्र होता है जिसमें आसपास की भूमि से सेडिमेंट आकर के जमा होते रहते हैं। उस जो जलीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है भूसन्नति। अब इस भूसन्नति में कैसे हिमालय बन गया, इस पे डिस्कस करेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो हिमालय की उत्पत्ति, कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे बात करेंगे। इसे नोट कर लिया आपने। हेडिंग है कोबर के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। कोबर के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसको बिंदुवार हम लिख लेंगे, पॉइंट पॉइंट वाइज हम लिख लेंगे किस प्रकार से घटनाएं हुई और हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। पहले आप इस चीज को समझें, गोंडवाना लैंड का भाग था। देखिए, ये हम पृथ्वी मान लेते हैं, यहां पे हम बहुत बड़ी एक पृथ्वी बना लेते हैं जिसमें आपको हम समझाएंगे। ये आपका विषुवत है। इस पे सबसे पहले एक बड़ा पैंजिया हुआ करता था, एक बहुत बड़ा जो है भूखंड था, एक ही भूखंड था पूरा, इसको कहा जाता था पैंजिया। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन समझना आपको जरूरी है। इसको पैंजिया कहा जाता था। बाद में इस पैंजिया का विखंडन हो गया, यहां से पैंजिया टूट गया बीच से और इसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उत्तर की तरफ मूव कर जाता है और उसको कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लारेसिया। और जो दक्षिण की तरफ टुकड़ा था उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये चीज समझ गए। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, यानी जो पैंजिया टूटा और जो सागर था, वो सागर उस समय क्या कहलाता था, पूरा सागर वो कहलाता था पैंथालासा। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पैंथालासा वो जो एक ही सागर था, उसी सागर से सभी महासागर बनेंगे और ये पैंजिया टूटने से सभी जो है जितने आप इसमें महाद्वीप देखते हैं वो सब इसी पैंजिया से निकलेंगे। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। पैंजिया का विभाजन हुआ, पैंजिया का विभाजन, और विभाजन के फलस्वरूप जो है दो भूखंड निकल करके आए, अंगारा लैंड और गोंडवाना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और भारतीय प्रायद्वीप जो है वो इसमें दक्षिणी ध्रुव के निकट इसी गोंडवाना लैंड का जो है एक भाग था। जो गोंडवाना लैंड निकला उसी में भारतीय महाद्वीप जो प्रायद्वीप है जो वो जुड़ा हुआ था। इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के मध्य में, यानी जो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था उसके मध्य में एक सागर बन गया, उसे टेथिस सागर कहा गया। जो है कोबर के अनुसार टेथिस सागर जो है वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य सकरा सागर था, सकरा सागर बना। और ये सकरा सागर क्या था, यही कहा गया टेथिस सागर। यानी इसके बाद जो स्टेप आया निकल करके वो इस तरह से था कि इधर एक जमीन है, ये अंगारा लैंड है, और इधर एक जमीन है, ये है गोंडवाना लैंड। ये क्या है, ये अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड। ये सिचुएशन बन करके आई।
और बीच में ये जो सकरा क्षेत्र सागर का बन करके तैयार हुआ, इसी को जो है कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर, ऐसा नहीं है कि टेथिस सागर केवल हिमालय के जहां पर निर्माण हुआ वहीं पर था। टेथिस सागर एक बहुत ही लंबा सागर था जो भूमध्य सागर तक लगा हुआ था। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर जो है वो एक जियोसिंक्लाइन है, वो एक प्रकार से क्या है, भूसन्नति है। और वो भूमध्य सागर से आप सीधे एशिया माइनर होते हुए चले आइए और हिमालय तक आकर के फिर प्रशांत में जुड़ जाइए। वो ये पूरा एक सकरा रास्ता, इसको टेथिस सागर नाम दिया गया था, एक भूसन्नति थी। और उसके बाद में जो है यहाँ से विखंडन हुआ इंडिया का, और इंडिया आकर के यहाँ अंगारा लैंड में जुड़ गया। और इधर इसमें जो है दक्षिण अमेरिका निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, मतलब इसी में से अफ्रीका निकला। और यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया यूरोप के भूभाग जो है उसी अंगारा लैंड से कट के निकलते हैं पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप। यानी इसका विखंडन हुआ, इधर से कट करके उत्तरी अमेरिका निकल गया। बाकी बचे हुए भाग में आप यूरोप और एशिया देखते हैं। ये क्या बन गया, यूरेशिया, इधर का टुकड़ा, और इधर का टुकड़ा बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। इसमें भी दो विभाजन हुए अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड में कई विभाजन हुए। एक भाग जो है दक्षिणी अमेरिका बना जा करके, अमेरिका, और एक भाग जो है इसमें का बड़ा भूभाग जो है वो अफ्रीका बना। और अफ्रीका में ही कहीं जो है लगा हुआ था वो था भारत, अफ्रीका में ही पहले लगा हुआ था। और शेष भाग जो है इसमें से टूट करके ये ऑस्ट्रेलिया बना। और इसी में का एक बड़ा भूभाग जो रह गया वो जो है अंटार्कटिका बना। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि पैंजिया का अनेक टुकड़ों में विभाजन हो जाएगा। और अफ्रीका जो टुकड़ा निकला एक बड़ा, उसी में लगा हुआ था भारत। तो इसी प्रकार से कहा जाता है भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था पहले, और उसके बाद में वो अफ्रीका से भी टूट करके अलग हुआ और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते वो अंगारा लैंड में जाकर के टकराया, और तभी हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इतना आपने समझ लिया कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। पैंजिया के विभाजन से दो भूमियां बनी थी, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। बाद में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में जो एक सागर डेवलप हुआ उसे टेथिस सागर कहा गया, जो सकरा सागरी क्षेत्र था। इसके आगे इतना आप नोट कर लिए हैं। इसके आगे क्या हुआ उसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट उसे नोट करेंगे। अब पहले इसको पूरी थ्योरी को जो है आप समझ लीजिए एक चित्र के माध्यम से, उसके बाद इसे हम नोट करेंगे। तो कोबर के अनुसार टेथिस सागर जो बना वो इस तरह से था। यह एक सागर इस तरह से बन गया। ये कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण है। ये क्या है, ये जो है हिमालय निर्माण कैसे हुआ उसका प्रक्रम है। तो पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप में कहा कि दोनों तरफ जो है दृढ़ भूखंड थे। दोनों तरफ क्या है, दृढ़ भूखंड थे। यह है गोंडवाना लैंड। या आप इसे भारत लिखें, चूंकि हिमालय का समझने जा रहे हैं तो सिर्फ भारत को ही, यहां पर भारत की भूमि की बात हम करेंगे। अब इधर था अंगारा लैंड, या आप चीन कह सकते हो, चीन वाला हिस्सा। और बीच में ये जो सागर है, सकरा जो सागर क्षेत्र बना, वो है एक भूसन्नति। अभी पीछे जो हमने बताया कि जो सकरा सागरी क्षेत्र होता था वो भूसन्नति कहलाता था, और इस भूसन्नति का नाम क्या दिया गया, टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर, टेथिस। तो इस तरह से पहला स्टेप ये था जो आपने समझ लिया कि किस तरह से टेथिस भूसन्नति पैंजिया के विभाजन से बन गई। अब इन्होंने कहा दूसरे स्टेप में कि ये जो दोनों क्षेत्र थे, भूसन्नति के दोनों तरफ के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, इस
भूसन्नति में अवसाद लाकर जमा करते हैं। इधर से नदियां आती हैं, इधर से नदियां आती हैं, ये क्या है? नदियां हैं। दोनों तरफ से नदियां आती हैं इसमें, और नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं? अवसाद। जमाव होता है, अवसाद यानी सेडिमेंट्स। यहां से काट काट करके अवसाद जो है, इन दोनों जमीनों से काट काट करके अवसाद जो है वो टेथिस सागर में जमा हो रहे थे। ये जो है कोबर का अगला पॉइंट है। टेथिस सागर बना, अगला पॉइंट क्या हुआ? दोनों तरफ के भूखंडों से नदियां अवसादों को ला करके जमा कर रही थीं। अवसादों को लाकर टेथिस सागर में जमा कर रही थीं। टेथिस भूसन्नति लिखें आप, भूसन्नति में लाकर जमा कर रही थीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? टेथिस सागर में दोनों तरफ से अगर भूमि है तो नदियां भी होंगी, तो नदियों से जो मिट्टी कट करके आएगी वो इसी सागर में आकर के जमा होगी। इसकी वजह से क्या होगा? इस अवसाद के भार से, उन्होंने कहा कि अवसाद के भार से इस भूसन्नति का अवतलन हो गया, यानी कि ये नीचे की तरफ जो है झुकने लगी अवसाद के भार की वजह से। इस तरह से, यानी अगला तीसरा स्टेप क्या हुआ कि ये इस तरह से नीचे की तरफ अवसाद के भार से, अवसाद के भार से भूसन्नति का अवतलन हुआ। भूसन्नति का अवतलन, यह तीसरा स्टेप हुआ। अवसादों के भार से भूसन्नति अवतलित होने लगी, नीचे की तरफ झुकने लगी, अवतलित होने लगी। अब देखिए यहां पर जो दोनों तरफ के क्षेत्र हैं, इनको जर्मन भाषा में जो है कोबर ने कहा था ये अग्रदेश हैं। इन्होंने कहा ये अग्रदेश हैं, यानी ये बढ़ेंगे, अग्रदेश हैं ये क्या है? अग्रदेश। अवसादों के भार से भूसन्नति अवतलित होने लगी और सक्रिय होने लगी। अब इससे क्या होगा? भूसन्नति सक्रिय होने लगी। जब जैसे जैसे ये जमीन इसकी नीचे जाएगी, इस अवसाद की वजह से, ये एक दो दिन में काम नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों साल में काम हो रहा है ये। तो अवसाद जितना इसमें आता जाएगा, इसका वजन बढ़ेगा और इस वजन के वजह से इसकी तली जो है वो नीचे की तरफ झुकने लगेगी, तो ये सक्रिय होने लगेगी और दोनों अग्रदेशों को अपनी तरफ खींचने लगेगी। यानी ये जो जमीन है वो इधर की तरफ खींचने लगेगी। यानी अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में ये होगा कि ये जमीन और आगे बढ़ाएगी और इस तरह से ये भूसन्नति सक्रिय हो जाएगी। यहाँ सेडिमेंट्स बहुत सारा भर जाएगा पूरा, दोनों तरफ से इस तरह से अग्रदेश जो है वो खिसक आएंगे। फोर लैंड्स जो है वो खिसक करके आगे बढ़ जाएंगे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। भूसन्नति में संकुचन, कंट्रैक्शन होगा, संकुचन हुआ। देखो जितना वजन बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर ये दोनों पार्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह भूसन्नति में क्या होगा? संकुचन होगा। भूसन्नति सक्रिय होने लगी, उसमें संकुचन हुआ, संकुचन हुआ और संकुचन बल से, इसके बाद क्या होगा? संकुचन बल के कारण दोनों तरफ के भूखंड
एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे, एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। ये अगला स्टेप हुआ। दोनों तरफ के भूखंड जो है एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे और इसकी वजह से क्या होगा, पांचवा स्टेप क्या होगा, अब यहां जो अवसाद भरा हुआ है, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो यहां पर अवसाद बीच में भरा हुआ था भूसन्नति में, उस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ के भूखंड इसको बीच में दबाने लगेंगे तो यहां पर ये जो अवसाद है ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से इन्होंने कहा कि अवसादों का वलन हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा कि अवसाद का जो है वलन हो जाएगा, यानी वो फोल्ड हो जाएंगे। जब बीच के मटेरियल को दबाया जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ऐसे फूल जाएगा, ऊपर की तरफ वलित हो जाएगा, और वही वलन जो है ये क्या कहलाएंगे, रेंडकेटन है। रेंडकेटन यानी वलन है, और यही क्या है, यही वलित पर्वत हैं। यानी दोनों किनारों पर, भूसन्नति के दोनों किनारों पर वलित पर्वत बनेंगे, इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे, और बीच में कुछ भाग जो है जो पूर्णतः वलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा अवसाद है और इतना बल नहीं है कि पूरा ऐसे गोल हो जाए ऊपर। तो दोनों किनारों पर वलन पड़ेंगे। एक पड़ सकता है, उन्होंने कहा कि एक वलन पड़ सकता है, दो वलन पड़ सकते हैं, तीन या अधिक वलन पड़ सकते हैं। जैसा कि हिमालय में हमको 3 वलन दिखाई पड़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। और बीच में उन्होंने कहा कि जो भाग पर्वत में तब्दील नहीं हो पाएगा वो एक मध्य पिंड के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये बनेगा मीडियन मॉस यानी मध्य पिंड, और इसको कहा जाएगा पठार, यानी ये पठार बनेगा। अब उन्होंने हिमालय के संदर्भ में कहा कि ये जो गोंडवाना की लैंड की तरफ जो वलन पड़े ये हैं हिमालय। ये क्या बन गए, ये हैं हिमालय। हिमालय की तीनों श्रेणियां उन्होंने कहा, पहले एक वलन पड़ा और वो एक वलन जो है ग्रेटर हिमालय है, फिर दूसरा वलन पड़ा जो मिडिल हिमालय है, उसके बाद तीसरा वलन जो है पड़ा यानी फिर फोल्ड हुआ वो शिवालिक है। और दूसरी तरफ जो चीन की तरफ वलन पड़े उनको उन्होंने कहा कि ये जो है कुनलुन सान है। उधर आप देखते हैं कुनलुन सान पर्वत दूसरी तरफ बना, और बीच में जो मध्य पिंड बना पठार वो बना तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो देखिए इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। कोबर के अनुसार जो है एक तरफ गोंडवाना लैंड का पार्ट था यानी भारत था, दूसरी तरफ अंगारा लैंड का पार्ट चीन है, और बीच में एक भूसन्नति थी, बीच में एक छिछला सागर था जिसको टेथिस भूसन्नति कहा गया। इस भूसन्नति में दोनों तरफ के जमीन से नदियां ला ला करके अवसादों को पाट रही थी। बहुत इजी है, इसी तरह लिखना है आपको। अवसादों को ला करके पाट रही थी, जिस अवसाद यानी सेडिमेंट्स के भार की वजह से उस टेथिस भूसन्नति की जो तली है वो नीचे की तरफ झुकने लगी, और एक स्थिति ये आई कि वो दोनों तरफ के जो भूखंड थे उनको अपनी तरफ खींचने लगी, क्योंकि उसकी तली नीचे की तरफ जा रही थी, जिससे उसका संकुचन हो रहा था, संकुचन हो रहा था, और वो दोनों तरफ के जमीन को अपनी तरफ खींचने लगी। और उस खिंचाव के कारण दोनों तरफ के भूखंड एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, और चूंकि उस टेथिस सागर में पहले से बहुत सारा सेडिमेंट नदियों ने पाट रखा था जिसके ऊपर दबाव पड़ने लगा, और उस दबाव की वजह से वो सेडिमेंट ऊपर वलन के रूप में फोल्ड हो गया, और वही फोल्ड जो है वो पर्वत के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि भूसन्नति के दोनों किनारों पर फोल्ड पड़ सकते हैं, पूरी भूसन्नति में फोल्ड पड़ सकते हैं, 1, 2, 3 या कई फोल्ड पड़ सकते हैं। हिमालय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि दोनों तरफ फोल्ड पड़े। जो भारत की तरफ आपको फोल्ड दिखाई पड़ते हैं उसमें 3 फोल्ड हुए, जिसमें ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक 3 श्रेणियां आप देखते हैं।
जो चीन की तरफ यानी अंगारा लैंड की तरफ फोल्ड पड़े उसमें आप कुनलुन सान पर्वत देखते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर भूसन्निध के सभी पदार्थ का वलन नहीं हो पाएगा तो बीच में कुछ भाग ऊंचा उठ जाएगा, जो पूरी तरीके से पर्वत में तब्दील नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा, जो एक पठार बनेगा, अंतर पर्वतीय पठार, यानी दोनों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ एक पठार। तिब्बत का पठार क्या है? ये अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार या अंतर पर्वतीय पठार, यानी दो पर्वतों के बीच में फंसा हुआ पठार। और ये कब बनता है? ये जहां वलित पर्वत बनते हैं भूसन्नत में, वहीं पर बनता है। आप जहां जहां उदाहरण देखोगे वलित पर्वत के, हर जगह पे आपको अंतः पर्वतीय पठार दिखाई पड़ेंगे। तो वो बना तिब्बत का पठार। इस तरह कोबर महोदय ने जो है हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कर दी। यहां पर हम स्टेप और लिख लेते हैं, जो स्टेप इसमें छूट गए। संकुचन बल के कारण दोनों तरफ भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। अगला पॉइंट हो जाएगा, जिससे दोनों किनारों पर वलित पर्वत बने, वलित पर्वत बने और बीच में पठार बना। बाकी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, डिटेल में लिख लेंगे, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा यहां पर, जिससे दोनों किनारों पर वलित पर्वत बने और बीच में पठार बना। लेकिन आप इसको पूरा विस्तार करके लिखेंगे कि इस प्रकार से किधर हिमालय बना, किधर कुनलुन सान बना और बीच में जो है तिब्बत का पठार बना। इस चित्र से स्पष्ट है। और आंसर राइटिंग में आप डायग्राम भी बनाएंगे, ये डायग्राम भी आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बना देंगे। तो ये आपका कोबर का हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है। देखिए कितना स्पष्ट और कितना क्लियर बिल्कुल कोबर महोदय ने समझा दिया कि ऐसे ऐसे हिमालय बन गया होगा। चलिए ठीक है, लगता भी है कि ऐसे ही हिमालय बन गया होगा, लेकिन अब इनकी कुछ आलोचनात्मक हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कितनी बातें इसमें सही हैं और कितनी बातों में कुछ शंका है। आलोचनात्मक मूल्यांकन हम इसका करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और फिर देखते हैं कोबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कोबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब इसमें जो है मूल्यांकन आपको करने को अलग से दिया जा सकता है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत का। तो देखिए कई चीजें हैं इसमें, कुछ चीजें जब आलोचनात्मक, देखिए आलोचना शब्द जो है यानी क्रिटिसाइज करना, वर्तमान में तो इसके मायने बहुत बदल गए हैं। जब आपसे कोई कहता है कि फला व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा था तो आप मन में यही समझते हैं कि वो मेरी बुराई कर रहा होगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो है क्रिटिसाइज शब्द जो है उसका अर्थ दूसरा हो गया है। लोग व्यवहार में उसको कुछ अलग मानने लगे हैं। बल्कि आलोचना का मतलब ये होता है कि उसमें गुण और दोष दोनों की बातें हो सकती हैं। हो सकता है आलोचना में वो आपकी किसी अच्छाई की बात कर रहा हो। तो जब कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो वहाँ पर हम अच्छाई और बुराई दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो इसमें पहले 2-3 चीज़ें हम सही देख लेते हैं। यानी कोबर का भूसन्नति में वलित पर्वत का निर्माण, वलित पर्वत या हिमालय आप इसे लिखें, दोनों चीज़ें, हिमालय का निर्माण का विचार सत्य है और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी प्रासंगिक है। यानी कि वर्तमान का जो अभी आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी पढ़ेंगे उसमें भी माना गया है कि वलित पर्वत का निर्माण भूसन्नति के अंदर ही हुआ है। जो कोबर ने बताया था कि वलित पर्वत का निर्माण किसमें हुआ है, भूसन्नतियों जियोसिंक्लाइंस के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो भूसन्नतियां हैं वो वलित पर्वतों की पालना है। तो ये बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि सभी वलित पर्वत जो है भूसन्नतियों में ही निर्मित हुए हैं। कैसे?
क्योंकि ये जो फोल्डेड माउंटेन्स बने, इनका जब परीक्षण किया जाता है तो उसके अंदर उस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं जो जलीय हैं। इसका मतलब ये जो अवसाद या चट्टानें निकली हैं ये कभी जल के अंदर रही होंगी, तभी तो इसमें जलीय जीव जंतु डेवलप हुए होंगे, और आज ये ऊपर आ गई हैं, तो इसका मतलब है नीचे कभी भूसन्नति रही होगी। तो ये बात उनकी बिल्कुल सत्य है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अवसाद के वलन, फोल्ड होने से, वलन से हिमालय और तिब्बत का निर्माण हुआ। ये भी क्या है? सत्य है। ये भी बाद में सत्य ही पाया गया। लेकिन अब लेकिन में इनकी कुछ बुराई भी है। इन्होंने जो बताया कि इस वलन पड़ने के लिए बल कहां से आया, यानी इस अवसाद को किसने दबाया। भाई अवसाद किसी तालाब, मान लीजिए तालाब के अंदर बहुत सारी गीली मिट्टी आकर के भर गई है आसपास की नदियों से, नालियों से, तो उस तालाब को दोनों तरफ से किस फोर्स ने दबाया। ये चीज इन्होंने जो बताई कि ये जो भूसन्न थी वो नीचे की तरफ अवतलित हुई अवसाद के भार से। तो पहली चीज है अवसाद का भार होता है और उसकी वजह से जो भूसन्नति है उसकी तली का अवतलन भी होता है, यानी वो नीचे जाती भी है, लेकिन वो भार इतना अधिक नहीं होता है कि वो इतना नीचे तली को ले जा सके कि ये दोनों तरफ के भूखंडों को अपनी तरफ खींच ले। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बाद में ऐसा देखा गया कि नीचे मैग्मा का भी प्रेशर है, नीचे मैग्मा का प्रेशर भी है, तो इस वजह से कोई तली इतना अंदर तक नहीं जा सकती है कि दोनों तरफ के भूखंडों को वो अपनी तरफ खींच ले, और इतनी तेजी से या इतना नज़दीक खींच ले कि उसके बीच का अवसाद जो है वो हिमालय जितने ऊंचे फोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। मान सकते हैं कि कुछ बल काम कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि हिमालय जितने ऊंचे पर्वत की उत्पत्ति हो सके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेकिन, अब इसको शॉर्टकट में हम लिख लेंगे, लेकिन भूसन्नति के अवतलन या संकुचन से इतना बल नहीं उत्पन्न हो सकता, इतना बल नहीं उत्पन्न हो सकता जिससे हिमालय जितने ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सके। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सके। बस यही पर जो है कोबर मात खा जाते हैं, क्योंकि ये जो बल है वो कहां से आया ये व्याख्या वो नहीं कर पाए। बाकी सभी बातें इनकी आज भी प्रासंगिक है, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में भी आप पढ़ेंगे कि बिल्कुल यही सेम चीज प्लेट टेक्टोनिक्स में भी बताई जाएगी कि टेथिस भूसन्नति थी, दोनों तरफ जमीन थी, नदियां लाके अवसाद पाटती थी, बाद में वो अवसाद दब गया और ये फोल्ड बन गए। अब यहां पर दबने के लिए जो बल बताया जा रहा है, बस उस बल में अंतर करना है। दोनों सिद्धांत बिल्कुल सेम लिखने हैं आपको। ये जो बल है यहाँ पर इन्होंने इस भूसन्नति का नीचे जाना अवतलन बताया है, और प्लेट टेक्टोनिक्स में वो बताएंगे कि ये जो दोनों लैंड्स हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से एक दूसरे की तरफ खिसक रहे थे। वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट अब क्या लिखेंगे? इस बल की व्याख्या, देखिए इस बल की व्याख्या बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स ने कर दी। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने कर दी। बाकी तो बाकी सही बातें इनकी सही थी। इस बल की व्याख्या बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने कर दी। फिर इनकी तारीफ करेंगे हम। फिर भी कोबर के भूसन्नति संबंधी अधिकांश बातें आज भी प्रासंगिक हैं। अधिकांश बातें आज भी मान्य हैं या प्रासंगिक हैं।
तो इस तरह से हमने इनका मूल्यांकन कर लिया कि क्या क्या इनमें अच्छी बातें हैं और कहाँ पे ये चूक गए, जिसको बाद में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स से सॉल्व कर लिया और हम जान गए कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए इसको शॉर्टकट में हम एक पैराग्राफ में इसको कैसे हम लाएंगे देख लीजिए कि सबसे पहले एक ही जो है पूरी पृथ्वी पर पूरा भूखंड था, वो क्या था? पैंजिया था। इसको जरा समझ लें, इसको आप नोट कर लिए। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एक पैंजिया था। ये क्या था? पैंजिया। और ये क्या था? पैंथालासा। उसके बाद क्या हुआ? ये दो भूखंडों में टूट गया, ये बना अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की तरफ बना वो गोंडवाना लैंड। बीच में क्या बना? टेथिस सागर, टेथिस सागर, बीच में टेथिस सागर बना। इसके बाद क्या स्टेप हुआ? इसके बाद ऊपर फिर विखंडन हुआ। ऊपर जो है वो दो टुकड़ों में, एक बना यूरेशिया, एक बना यूरेशिया, और एक बना उत्तरी अमेरिका। और नीचे का जो भाग था उसमें भी कई खंड हुए, एक बना दक्षिणी अमेरिका, और इसी में निकला अफ्रीका, अफ्रीका। और इसी अफ्रीका में क्या है? भारत जुड़ा हुआ है, और अंटार्कटिका नीचे, अंटार्कटिका। और इधर क्या निकला? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया उसी प्लेट पर स्थित है जिस पे भारत है। इतने टुकड़े हुए, और इसके बाद में क्या हुआ? इधर ये आ गया, इधर ये बन गया, यहाँ पे अफ्रीका था, यहाँ अंटार्कटिका था, इधर ऑस्ट्रेलिया निकलेगा, और यहाँ पे जो है आपका यूरेशिया आ गया, इस तरह। और यहाँ पे है भारत। अब इसी को हम केवल मार्क कर रहे हैं, ये भारत था यहाँ पे, इस तरह से भारत था, और ये यहाँ। अब ये टेथिस सागर यहाँ पे था, ये काफ़ी बड़ा है क्षेत्र। ये जो बना ये था टेथिस सागर, टेथिस सागर। और इसके बाद क्या होता है कि वो अफ्रीका से इंडिया टूट करके यहाँ आ गया, इसमें लड़ गया करके, इस तरह ये यहाँ से मूव कर गया, विषुवत रेखा को पार करके ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया, यहाँ से टूटा और यहाँ आ गया। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में व्याख्या की जाएगी कि इस प्रकार से ये वहाँ से वहाँ पहुँचा, क्योंकि उनका मतलब ये था कि जो यहाँ अवसाद भर रहे थे, इस वजह से दोनों भूखंड एक दूसरे की तरफ बढ़ गए थे और इंडिया टूट करके वहाँ आ गया। लेकिन वो बल पर्याप्त नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स इसकी व्याख्या करेगा कि आखिर ये इंडिया यहाँ से यहाँ कैसे आया, और यहाँ पर जो है इस अभिसरण बिंदु पर किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो गया, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है आपकी समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे लिखने के लिए आता है या ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई पॉइंट आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं टेथिस सागर के विषय में, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पैंथालासा, पैंजिया, तो इन सब चीज़ों के विषय में आप आंसर दे सकेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।